जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 26 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दें। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, एक न्यूज़ यह इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने डिस्कस किया, पिछले 3-4 दिन से मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि अमेरिका लगातार रिफ्यूज कर रहा है भारत को कोरोना वैक्सीन का जो इंग्रेडिएंट है वो देने के लिए। कोरोना वैक्सीन का जो कच्चा माल है वो देने के लिए अमेरिका बार बार भारत को मना कर रहा था। फाइनली भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने आपस में बातचीत किया और अमेरिका तैयार हो गया भारत को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं, जो कच्चा माल है वो देने के लिए। अब देखो, 2-3 फैक्ट याद रख लेना। एक तो भारत यूएस रिलेशन, यूएसए इंडिया रिलेशन आप देख लेना। कल मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, कई सारे पॉइंट की चर्चा किया था, वहाँ से जाकर आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि 2022 तक अमेरिका भारत में, अमेरिका या क्वाड देश में कहूँ तो क्वाड देश मिलकर भारत में 100 करोड़ कोरोना डोज का निर्माण करेगी। तो एक फैक्ट है, ये भी याद रख लेना। क्वाड कंट्री विशेषकर अमेरिका भारत में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का निर्माण करेगी 2022 तक। और तीसरा जो है, अब देखो, पिछले वर्ष लगातार एक टॉपिक पे क्वेश्चन आता था या एडिटोरियल आता था, वो टॉपिक था एपीआई के बारे में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में। एपीआई क्या है? इसको कहा जाता है कच्चे माल। दवा का कच्चा माल होता है एपीआई। मैं टीका के कच्चा माल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम लोग दवा खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाते हैं, तो उन सब दवा का जो कच्चा माल होता है उसको कहा जाता है एपीआई। पिछले वर्ष 2020 में इसमें लगातार एडिटोरियल आता था इस टॉपिक पे, अभी नहीं आ रहा। उसका कुछ और रीज़न है। तो एपीआई का 90%, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो उसमें एपीआई का 90% जो है हम चीन से मंगाते थे। आप सोचो, भारत विश्व का दवा बाजार है, भारत विश्व में दवा की अग्रणी भूमिका निभाती है, 60% दवा का उत्पादन करता है वर्ल्ड का। बावजूद इसके हम कच्चा माल 90% चीन से मंगाते थे। और इसका बहुत सारा रीज़न था। उस समय लगातार एडिटोरियल आता था, बहुत सारा रीज़न था। एक रीज़न तो यह था कि नॉर्मली जो कंपनी होती थी वो अगर एपीआई की कंपनी थी जो प्लांट लगाना चाहती थी कच्चा माल का, तो उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता था, और इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता था इसलिए वो कंपनी लगा नहीं पाती थी। दूसरा रीज़न था कि चीन से सस्ता मिलता था। भारत में अगर निर्माण होता तो महंगा होता, चीन से सस्ता पड़ रहा था। तो ये सारे के सारे रीज़न था कि हम चीन पे डिपेंडेंट हो गए दवाई के कच्चा माल के लिए। लेकिन कोरोना महामारी के समय हम जगे और आत्मनिर्भर भारत पे भी इसमें विशेष पैकेज दिया हुआ। आत्मनिर्भर भारत की जब घोषणा हुई थी, उसमें दवा के कच्चा माल यानी एपीआई के लिए विशेष राहत पैकेज दिया गया था, विशेष घोषणा किया गया था। और अब बहुत हद तक हम कम मंगाना शुरू कर दिए हैं चीन वगैरह से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम टीका के केंद्र हैं विश्व का, हम दवा का केंद्र है विश्व का, विश्व के फार्मास्यूटिकल का केंद्र भारत को माना जाता है, लेकिन इसके कच्चा माल हम विदेश से मंगाते हैं। देखो, इस टॉपिक पे भी मैं पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहा था कि अपराधियों को आंख मूंद के जमानत नहीं दे सकती हैं अदालतें। सुप्रीम कोर्ट लगातार हाई कोर्ट को निर्देश दे रही है, अधीनस्थ कोर्ट को निर्देश दे रही है कि आप जमानत देना चाहते हैं जमानत दें, लेकिन उसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। आप आंख बंद करके जमानत नहीं दे सकते हैं, जमानत के पीछे एक रीज़न होना चाहिए, जमानत के पीछे एक ठोस आधार होना चाहिए जिस आधार पर आप जो है जमानत दें, राइट। बाकी इस पेज पे जो बस एक ये न्यूज़ है कि गगनयान पे नज़र रखने के लिए संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो। तो इसरो एक संचार उपग्रह लॉन्च कर रहा है जो गगनयान पे नज़र रखेगी स्पेशली। अब देखो, गगनयान मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2022 तक हमें कंप्लीट करना है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में टोटल 3 मिशन है, जिसमें 2 डम्मी मिशन है और एक रियल मिशन होगा। डम्मी मिशन मतलब क्या होता है कि उसमें जो है मानव की जगह उसमें रोबोट जाएगा और वो जाकर के अंतरिक्ष में 7 दिन स्टे करेगा
अंतरिक्ष में लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊपर 7 दिन स्टे करेगा रोबोट। 2 डम्मी मिशन अगर हमारा सफल हो जाता है, यानी रोबोट गया अंतरिक्ष में 7 दिन स्टे किया, उसके बाद फिर लौट के धरती पे आ जाता है, ये 2 मिशन अगर हमारा सफल हो जाता है तो उसके बाद हम रियल मिशन करेंगे जिसमें आदमी 3 व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में जाएगा, 300 से 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो रोटेट करेगा, 7 दिन रहेगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो उसी पे नज़र रखने के लिए इसरो एक संचार उपग्रह लॉन्च करेगी, राइट। मंडे को ये दिया होता है, एक पूरा पूरा पेज डेडिकेट होता है मुद्दा को लेकर के, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। मुद्दा को लेकर के ये आप देख सकते हैं, मंडे को नॉर्मली ये पेज रहता है। एडिटोरियल आज का 3 एडिटोरियल है, तीनों में से कोई एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए आपको पढ़ना है तो ये भी पढ़ सकते हैं। हृदय नारायण दीक्षित का एडिटोरियल है, जो कि मेरे ख्याल से विधानसभा अध्यक्ष हैं। हाँ, लेखक जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं यूपी के। जब भी एडिटोरियल पढ़ें तो लेखक के बारे में जरूर एक बार देख लें। चीन के सामने घुटने टेकता अमेरिका, इसको भी एक बार देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से चीन ने पूरे विश्व में कोरोना फैला पूरे विश्व में, लेकिन अमेरिका जो है चीन के खिलाफ खामोश है, चीन के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहा है। बेसिकली कोरोना के लिए जो है चीन जिम्मेदार है, लेकिन चीन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा अमेरिका के द्वारा। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक फार्म पे मिल जाएगी कस्टम क्लियरेंस, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम विदेश से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन अगर हमारे पास आता है, मान लो बंदरगाह पे आता है, पोर्ट के माध्यम से आता है, शिप के माध्यम से आता है, तो उस शिप का क्लियरेंस जो है हमें बस एक फॉर्म पे उसका क्लियरेंस हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है एक संस्था है CBIC, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ये रेगुलेट करने का काम करती है। कोई भी शिप आता है, शिप को रेगुलेट करने का काम करती है CBIC, राइट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। तो बस ये संस्था के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और अधिक तो इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है इसमें। नहीं, इस पेज पे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार इसको देख सकते हैं बस। इसको इसके संदर्भ में भी फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया है, बस ये ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि हिंसा बंद होने की शर्त पे आसियान म्यांमार को मदद देने पे सहमत। तो आसियान काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आसियान का गठन कब हुआ था, भारत की जो लुक ईस्ट नीति है वो क्या है, भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या है, आसियान का भारत से कितना व्यापार होता है, भारत का आसियान से कितना व्यापार होता है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्यों है आसियान अभी चर्चा में क्यों है, उसका 2-3 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि म्यांमार में जो है सैन्य तख्ता पलट हुआ, तो म्यांमार में सेना अब जो है सत्ता पे आ गई है, वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को हटा के आ गई है। तो ऐसे कंडीशन में म्यांमार के लोगों के द्वारा आसियान से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप जो है म्यांमार के सेना को बोलें, राइट, कि वो लोकतंत्र फिर से बहाल करें। ऐसे कंडीशन में आसियान के द्वारा एक मीटिंग इनवाइट किया जा रहा है, आसियान का जो रेगुलर मीटिंग होता है, और वो मीटिंग में म्यांमार के जो है सेनाध्यक्ष को बुला लिया गया, राइट। तो जिसका म्यांमार के लोगों ने काफ़ी आलोचना किया है कि आप इसको नहीं बुला सकते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, राइट। तो इस रूप में जो है आप म्यांमार अभी आसियान को देख सकते हैं, और आसियान का समिट होने वाला, वो समिट निश्चित तौर पे भारत के लिए महत्वपूर्ण होता है। आसियान भारत रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस रूप में आप देख सकते हैं। बाकी आसियान के बारे में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। ओके, चलो इतना ही न्यूज़ था, कुछ बेसिक न्यूज़ था जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। कुछ मैंने आपको बता दिया कि आप खुद से पढ़ लेना, तो उसको खुद से पढ़ लेना। जैसे एडिटोरियल आज का आप लोग खुद से पढ़ लेना,
चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।